जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की जो हम सीरीज कर रहे थे उसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इकोसिस्टम के बारे में। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारा इकोसिस्टम पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं। तो देखिए, ट्रॉपिक लेवल आपका क्या होता है कि जो फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी इनटू इकोसिस्टम टेक प्लेस फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट इन अ हायरार्किकल मैनर। तो उसमें लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अलग अलग हायरार्की बनी रहती है। तो एक हायरार्की से नेक्स्ट हायरार्की में जो भी आपका फूड का, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। और ये जो लेवल्स होते हैं इनके थ्रू क्या होती है, फूड एनर्जी पास करती है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। जनरली आपका क्या होता है कि लगभग 4 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, लेकिन ये वेरी कर सकता है। कुछ जगह 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या 5 से 6 भी ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि जो फूड चेन है उसकी साइज़ पे, या जो इकोसिस्टम वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उस चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि आपका ट्रॉपिक लेवल कितना बड़ा होगा। इसके बाद देखिए, आपके पास फिगर है। देखिए, इसमें 4 ट्रॉपिक लेवल दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे नीचे आपके क्या है, प्लांट्स। प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना भोजन खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इन पर जो डिपेंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर जैसे हमारी स्क्वायरल हो गई या ग्रॉस हॉपर हो गया। अब इसको जो खाते हैं उनको बोलते हैं हम प्राइमरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स हो गए, स्कॉर्पियन हो गए। या स्क्वायरल को डायरेक्ट अगर ईगल खा रहा है तो ईगल हो गया। सपोज अगर इसको स्नेक खा रहा है, यहाँ पे रैट होता, इसको स्नेक खाता तो स्नेक हो जाता हमारा प्राइमरी कार्निवोर्स। और स्नेक को अगर ये ईगल खा रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो इस तरीके से जो हमारे इसमें कितने टॉपिक लेवल हो गए, 4 टॉपिक लेवल हो गए। पहला होगा जिसमें क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। सेकंड पे क्या होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स भी। और जो प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और फोर्थ टॉपिक लेवल क्या होता है, उसमें टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं जो इन सबको खाते हैं। तो इसके आगे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे जो चारों टॉपिक लेवल हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ट्रॉपिक लेवल 1। ट्रॉपिक लेवल 1 में क्या होता है कि ये किसी फूड चेन का बेस होता है, जहाँ पे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्राइमरी प्रोड्यूसर, जैसे जो ग्रीन प्लांट्स हो गए वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, जो किससे, न्यूट्रिएंट से, CO2 से, वाटर से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था ना कि फोटोसिंथेसिस या केमिकल सिंथेसिस की मेथड से जो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो फूड या एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। और जो हमारी सनलाइट होती है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह वर्क करती है हमारे इकोसिस्टम के लिए। इसलिए जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी सोलर एनर्जी है उसको फूड एनर्जी में या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं स्टोर करते हैं। और जब ये प्रोसेस कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, तो कुछ जो एनर्जी होती है और रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें लॉस्ट हो जाती है। इसको हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। जबकि कुछ एनर्जी क्या होती है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र हो जाती है, जब जैसे इस जो ऑटोट्रॉप्स हैं उनको हर्बीवोर्स खा रहे हैं या ओमनीवोर्स खा रहे हैं तब। इसके बाद है अपना अगला जो है ट्रॉपिक लेवल 2। इसमें क्या आते हैं, आपके हर्बीवोर्स आते हैं। हर्बीवोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। आपको फिगर में हमने बताया भी। ये क्या करते हैं, ये अपना खाना प्रोड्यूस तो नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्या हो गया, जैसे गोट हो गया, आपका रैबिट हो गया, ये सब होगा। इसके बाद आता है आपका ट्रॉपिक लेवल 3। ट्रॉपिक लेवल 3 में क्या क्या आएगा, इसमें वो एनिमल्स आते हैं जो कि हर्बीवोर्स या जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उन पर डिपेंड करते हैं अपने जो फूड या एनर्जी नीड्स के लिए। इनको क्या बोला जाता है, कार्निवोर्स बोला जाता है। साथ ही साथ इनको और क्या बोला जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रॉपिक लेवल 4 जो हमारा है। तो इसमें वो एनिमल्स आते हैं जो नीचे के जो सारे ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनमें से किसी से भी अपने जो फूड या एनर्जी का कंजम्पशन कर सकते हैं, ऑल 3 लोअर ट्रॉपिक लेवल से। जैसे एग्जांपल के लिए मैन हो गया, और इनको क्या बोला जाता है, ओमनीवोर्स बोला जाता है। मतलब ये सर्वाहारी, ये प्लांट्स भी खा सकते हैं, मतलब ये हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, शाकाहारी हो सकते हैं, और मांसाहारी भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स भी हो सकते हैं। और जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो भी जो अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं इन्हीं चारों ट्रॉपिक लेवल से डिराइव करते हैं। तो जो हमारी फूड चेन हो गई वो क्या हो गई कि सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में।
जैसे हम देख रहे हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल से यहाँ अगर प्लांट है, प्लांट को आपका ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को आपको क्या खा रहा है, रैट खा रहा है, रैट को स्नेक खा रहा है, और स्नेक को क्या खा जा रहा है, ईगल खा जा रहा है या मैन खा जा रहा है। तो ये इसमें क्या होगा, ये जो फूड चेन है इसमें क्या हो रही है कि जो हमारी एनर्जी है ट्रांसफ़र हो रही है प्लांट से ग्रास हॉपर में, ग्रास हॉपर से रैट में, रैट से स्नेक में, स्नेक से आपका ईगल या मैन में। इसके बाद आती है हमारे फूड चेन। फूड चेन क्या होगा, ये चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी इन द इकोसिस्टम फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अदर ग्रुप थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और लेवल्स, ट्रॉपिक लेवल्स इज कॉल्ड फूड चेन। अभी पिछले स्लाइड में हमने आपको बताया ना कि एक फूड चेन में कैसे कैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जैसे ही किसी भी इकोसिस्टम में आपका फूड एनर्जी या केमिकल एनर्जी का जब ट्रांसफ़र होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल को, तो इसी को हम बोलते हैं फूड चेन। या दूसरे शब्द में हम क्या बोल सकते हैं कि चेन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर ग्रुप इन द बायोस्फीयर या इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन एंड द पॉइंट वेयर फूड एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द अदर ग्रुप इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो जो पूरा चेन आपकी बन रही है, आपकी जैसे क्रॉप हो गई, क्रॉप को क्या फूड ग्रेन्स हो रहा है, फूड ग्रेन को माउस खा रहा है, माउस को स्नेक खा रहा है, स्नेक को आपका हॉक खा रहा है, ईगल खा रहा है। तो ये तो आपकी चेन हो गई। अब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो एनर्जी आपके ट्रांसफ़र हो जा रही क्रॉप से फूड ग्रेन में, या फूड ग्रेन से माउस में, या माउस से स्नेक में, या स्नेक से हॉक में, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक लेवल। और ये जो पूरी चेन है उसको बोलेंगे हम फूड चेन। ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो चीज़ें हमने आपको बताई ये जो फूड चेन में, उसको हम इस फिगर के थ्रू देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सन है उससे जो सोलर एनर्जी निकल रही है उसको जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर हैं वो क्या करेंगे, जो भी सोलर एनर्जी है उसको क्या फूड एनर्जी में यानी तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। इस एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा आपका जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं या ग्रास हॉपर्स में। तो ये जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से लेकर सेकंड में, उसी पॉइंट को बोलेंगे हम ट्रॉपिक लेवल। और ये जो हमारी पूरी चेन एक तरह से बन जा रही है उस चेन को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। तो इसमें क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स हो गए उनसे सोलर एनर्जी को इन्होंने क्या कन्वर्ट कर दिया फूड या केमिकल एनर्जी में। ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई ग्रास हॉपर्स में, जो कि हमारा क्या हो गया, एक प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। और यही है जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, यही क्या हो जाएगा, हमारा हर्बीवोर हो जाएगा। इसके बाद आपका ये जो प्राइमरी कंज्यूमर से जो हमारी एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर में, जब फ्रॉग इस ग्रास हॉपर को खा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा टर्सरी कंज्यूमर, अगर इस फ्रॉग को स्नेक जब खा जाएगा तब। और इस स्नेक को खाने के बाद क्या होगा, फाइनल कंज्यूमर हमारा क्या हो जाएगा, हॉक या ईगल हो जाएगा जो इस स्नेक को खा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो सकता है कि या तो ये फाइनल कंज्यूमर हो सकता है, यानी तो जो डिकम्पोजर्स हो गए हमारे, जो फंगी हो गए, वो जब इसको डिकम्पोज करेंगे, जब ये डेड हो जाएगा तब वो हमारे फाइनल कंज्यूमर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी क्या है पूरी प्रॉपर चेन बन जाती है कि जहाँ से सन से एनर्जी जब प्रोड्यूस हो रही है और जाके फाइनली डिकम्पोजर जब उस एनर्जी को कंज्यूम कर ले रहा है। इसके बाद हम देखेंगे फूड वेब के बारे में। तो जो हमारी एक फूड चेन होती है वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स फूड चेन भी हो सकती है। अभी तो हमने सिंपल फूड चेन देखी, तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है जिसमें कई सारे इंटरकनेक्टेड और ओवरलैपिंग फूड चेन हो सकती है, एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई। ये तब होगा जबकि किसी इकोसिस्टम में जो प्रे है वो काफ़ी ज़्यादा हो, या जो नंबर ऑफ़ स्पीसीज जो फीड कर रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो, तब ऐसा पॉसिबल होगा। और ऐसी जो कॉम्प्लेक्स फूड चेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि जो प्लांट हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। उसको कौन खाता है, माउस। माउस को कौन खाता है, स्नेक खा सकते हैं, कैट खा सकते हैं, नेवला खा सकते हैं। और जो नेवला है खुद सांप को खाता है। तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, तो इसी को हम बोलेंगे फूड वेब। सिमिलरली कोई अगर इंसेक्ट है जो कि एनिमल ब्लड पर फीड कर रहा है, उसको जब फ्रॉग के द्वारा ईट किया जाता है, जबकि खुद फ्रॉग्स को कौन खाता है, स्नेक्स खा सकते हैं या मैंगोज खा सकते हैं, जो नेवले होते हैं वो खा लेते हैं। तो जो ये प्रे बर्ड होते हैं जैसे जो हॉक हो गया, ईगल हो गया या वल्चर हो गए, ये सभी डिपेंड करते हैं, जो छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उन सभी पर डिपेंड होते हैं। तो यही क्या होती है, हमारी एक कॉम्प्लेक्स फूड चेन होती है। कॉम्प्लेक्स फूड चेन को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। तो जो फूड वेब होती है वो क्या होती है, आपकी नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स होती है। कई सारी जो फूड चेन्स है जब वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं, और उसमें ये रिप्रेजेंट करता है कि वाट ईट्स वाट, कौन किसको खा सकता है किसी इकोलॉजिकल कम्युनिटी में। तो उसी को हम बोलते हैं फूड वेब। और फूड वेब का दूसरा नाम क्या होता है, कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम भी होता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद
किसी भी इकोसिस्टम में जो सारी जो फूड चेन्स होती हैं उन सभी को मिला के फूड वेब आपका बनता है। और कोई भी जो लिविंग थिंग होती है वह मल्टीपल फूड चेन का पार्ट हो सकती है। और इनमें से किसी फूड वेब में जो कई सारी जो फूड चेन होती हैं वो उनमें से कोई भी एक पॉसिबल पास हो सकता है जिसमें कि आपके एनर्जी या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे मूव करें। इसको हम देखते हैं अब इस फिगर के थ्रू। सबसे पहले जो हमारा क्या है, यहाँ पे कोई फ्लावरिंग प्लांट हो गया। ये जो फ्लावरिंग प्लांट हो गया क्या हो गया, हमारा प्रोड्यूसर्स हो गया। अब देखिए इसको कौन खा रहा है, इसको खा रहा है आपका बटरफ्लाई। इस बटरफ्लाई को हो सकता है ड्रैगन फ्लाई खा ले, ड्रैगन फ्लाई का थ्रस खा ले, इसको फिर से ईगल खा ले। या क्या हो सकता है, इस बटरफ्लाई को फ्रॉग खा ले, इस फ्रॉग को क्या स्नेक खा ले, इस स्नेक को फिर से ईगल खा ले। या ये जो कॉर्न है इसको ग्रॉस हॉपर खाए, ग्रॉस हॉपर को फ्रॉग खाए, फ्रॉग को क्या खाए आपका डायरेक्ट ईगल खा सकता है, ठीक है। या इसको, इस जो ग्रॉस हॉपर था इसको क्या रैट खा सकता है, रैट को फिर से स्नेक खा सकता है, स्नेक को फिर से ईगल खा सकता है। तो ये क्या होगी कि कई सारी जो फूड चेन है, वैसे तो एक ही फूड चेन, एक फूड चेन है, वो एक फूड चेन आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड चेन हो जा रही है। और कॉम्प्लेक्स फूड चेन होने की वजह से क्या हो जाता है आपका कि एक फूड वेब बन जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारे फूड चेन है उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। तो इन अ फूड वेब लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन मल्टीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब क्या हुआ कि किसी एक फूड वेब में क्या होता है, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे सपोज ईगल को ले लिया, तो ईगल आपका क्या है, कई सारी चीज़ों पर डिपेंड कमा कर जा रहा था। हमारे लास्ट वाले फिगर में किस पर डिपेंड था, ईगल। ईगल इसको खा सकता था, वोल्फ को खा सकता था, स्नेक को खा सकता था। तो अभी सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड नहीं ना ईगल, ईगल 3-4 चीज़ों पर डिपेंड हो गया। तो फूड वेब में क्या होता है आपका, कोई एक जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है कई सारे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए। और अगर कोई स्पीसीज़ की पॉपुलेशन घट रही है या बढ़ रही है, सपोज ये हमने देखा कि अचानक से बहुत सारे ईगल अगर हो जाएं, बहुत सारे ईगल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि जो सारे जो स्नेक्स हैं उनकी पॉपुलेशन को ख़त्म कर सकते हैं, या जो हमारे उल्फ हैं उनकी पॉपुलेशन ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर सपोज ये इनको ख़त्म कर दिया तो क्या हो जाएगा, रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके। अगर वुल्फ ख़त्म हो, बहुत ज़्यादा फ्रॉग हो गए तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी और जो हमारी फूड चेन होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। When an ecosystem has large number of species and prey base, it becomes resilient to change in population of particular species as alternative food is also available। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज जैसे हमने कहा कि ठीक है, अगर बहुत सारे हमारे क्या हो गए, ईगल हो गए, तो ईगल क्या हो सकते हैं कि आपके पाइथन को ख़त्म कर, अगर सिर्फ एक ही हमारी फूड चेन होगी कि ग्रॉस हॉपर को फ्रॉग खा रहा, फ्रॉग को स्नेक खा रहा, स्नेक को ईगल खा रहा है। तो लेकिन अब जब ईगल की संख्या भी अगर बढ़ी तो यहाँ हमारे पास अनदर प्रे बेस है। तो ईगल क्या हो सकता है कि थ्रस को खा के भी अपनी भूख मिटा सकता है। तो हो सकता है कुछ सांप बच जाए, हो सकता है उल्फ को खा के अपनी भूख मिटा सकता है। तो जो हमारी स्नेक की पॉपुलेशन थी जो कि अभी ख़त्म होने की कगार पर आ गई थी, अगर सिर्फ एक ही हो रहा था और ईगल की पॉपुलेशन बढ़ गई होती तो यहाँ पर स्नेक की जो पॉपुलेशन है वो अभी बच जाएगी। तो इसलिए जितना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, प्रे बेस होगा, जितने अधिक नंबर ऑफ स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज होंगी, मतलब अगर जो भी एक फूड वेब होगा तो उसमें क्या है कि आपका जो इकोसिस्टम हो वो चेंज के प्रति रेजिलिएंट होगा और जल्दी उसमें चेंज अकर नहीं होगा। और क्या होगा कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स फूड चेन है या जो फूड वेब है वो इंडिकेट करता है कि जो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है कि काफ़ी बड़ी और प्रॉपरली डेवलप हो रखी है। एग्जाम्पल के लिए जो ग्रास या प्लांट्स हैं उनको गोट ईट करती है और उसको कौन खा जाता है, भेड़िया, तो लेपर्ड्स खा जाते हैं या फिर से टाइगर या मैन। और जो प्लांट्स होते हैं वो किन पे डिपेंड करते हैं, जो बर्ड्स, बटरफ्लाई या स्क्वायरल या आदमियों पर डिपेंड करते हैं कि जो इनका सीड है उसका डिस्पर्सल हो तब वो फैल सकें। तो इस तरीके से क्या होता है कि किसी एक कॉम्प्लेक्स फूड चेन में, जिसको हम फूड वेब भी बोलते हैं, उसमें एक दूसरे पे आपस में डिपेंडेंट होते हैं। यही डिपेंडेंसी क्या करती है कि इनके सर्वाइवल में बेनिफिट करती है। इसके बाद इस फिगर से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा फूड चेन है और जो फूड वेब है उसमें क्या क्या अंतर होता है। देखो ये सिंपल सा हमारा फूड चेन होता है, इसमें एक पाथ एनर्जी ट्रांसफ़र का होता है, जिसमें ग्रास हो गई, इस ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को माउस खा रहा है, फिर ईगल खा रहा है। सिंपल सा सीधी सी आपकी फूड चेन। वहीं फूड वेब में क्या होता है कि आपस में सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। कि जैसे ग्रास होगी, ग्रास को रैबिट खा रहा है, रैबिट को फिर से आपका फॉक्स खा रहा है, फॉक्स को आपका आगे जाके ईगल खा रहा है, या
ये जो ग्रास हॉपर हो गया, ग्रास हॉपर को आपका रेड भी खा सकता है, आपका ये चिड़िया भी खा सकती है, या इस ग्रास को आपका डियर खा सकता है, डियर को फिर से आगे जाके टाइगर खा सकता है। तो ये एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट होता है वो जो फूड चेन और फूड वेब हमने पढ़ा उसी से एसोसिएट होता है। और ये किसके द्वारा दिया गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स एटन के द्वारा दिया गया था। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है। और जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो क्या होता है कि इलस्ट्रेशन ऑफ द रिडक्शन इन एनर्जी एज वी मूव थ्रू ईच टॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम। जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो दर्शाता है कि कैसे कैसे जो हमारी एनर्जी हो रही है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, या जो हमारी फूड हो रहा है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, और कैसे हमारी एनर्जी में रिडक्शन हो रहा है जब एक टॉपिक लेवल से हम दूसरे टॉपिक लेवल में जा रहे हैं। तो और जनरली क्या होता है कि जो बेस होता है पिरामिड का वो लार्ज होता है, सिंस जो इकोसिस्टम के एनर्जी फैक्ट्रीज हैं, मतलब जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो प्लांट हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के माध्यम से। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो जनरली क्या होता है कि जो पिरामिड का बेस होता है वो आपका बड़ा हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये बड़ा ही हो, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि अलग अलग जैसे जो हमारा पिरामिड ऑफ नंबर्स हो गया, इसमें क्या हो सकता है कि छोटा भी हो सकता है। इसके बाद क्या है आपका कि आप फूड चेन कैन आल्सो डिपिक्ट अ रिडक्शन इन एनर्जी एट ईच टॉपिक लेवल इफ़ द एरो ड्रॉन एट डिफरेंट लेवल कंटिन्यू टू बी रिड्यूस्ड इन साइज। मतलब आगे हमारा अगर जो एनर्जी का जो पिरामिड होगा वह धीरे धीरे क्या होता है छोटा होता चला जाता है। और इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स होते हैं उनको हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार हम पहले देख लेते हैं जो पिरामिड होता है कैसा होता है। देखिए सबसे अधिक क्या होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसके बाद हर्बीवोर्स होते हैं हो गए, उसके ऊपर हमारे कार्निवर्स हो गए, और सबसे ऊपर हमारे टॉप कार्निवर्स हो गए। तो इस तरह से जो हमारा पिरामिड होता है इकोलॉजिकल पिरामिड जनरली होता है। तो जो हमने 3 तरीके के जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात की थी उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्या है पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि नंबर्स का पिरामिड होगा। तो किसी इकोसिस्टम में किसी स्पीसीज के नंबर्स की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या होगा कि कोई भी टॉपिक लेवल है उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जब हम उनको काउंट कर लेंगे तो उससे जो हमारा पिरामिड बनेगा उसी पिरामिड को बोलेंगे हम पिरामिड ऑफ नंबर। ये क्या होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें आइडेंटिफाई नहीं करना है कि अलग अलग स्पीसीज कौन सी हैं, लेकिन जबकि हमें इसके साथ साथ क्या करना है कि उनको काउंट भी करना है कि कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट हैं किस किस टॉपिक लेवल में। सम टाइम दिस में नॉट वर्क। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक ट्री है प्रोड्यूसर है कैन रिप्रेजेंट एन इकोसिस्टम एंड हार्बर न्यूमरस पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। तो कई बार एक ही पेड़ पर हो सकता है कई सारे हो पक्षी हों, उसी पर हो सकता है कि आपका ईगल भी बैठा हो। तो ये कई बार रिप्रेजेंट प्रॉपरली नहीं कर पाता पिरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसलिए क्या हो सकता है कि जो बॉटम होगा उस पिरामिड का वो बहुत ही छोटा होगा और बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा पिरामिड ऑफ नंबर है वो 2 तरीक़े से का हो सकता है। एक जिसका जो बेस है वो चौड़ा हो, और दूसरा क्या होगा हमारा जिसका बेस क्या हो हमारा छोटा हो। तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है, और इसको हम क्या बोलते हैं इन्वर्टेड बोलते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड। तो इन्वर्टेड भी हो सकता है। इसको आगे हम फिगर के थ्रू समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये नॉर्मल वाला जो हमारा पिरामिड होगा पिरामिड ऑफ नंबर्स, तो सबसे नीचे हमारे क्या हो गया प्रोड्यूसर्स। तो एग्जांपल के लिए जो ग्रासेस हो गई वो हो गई। इसके ऊपर क्या होगा जो ग्रास हॉपर या इंसेक्ट हो गए। तो जितनी अधिक ग्रास होंगे उससे तो कम ही होंगे हमारे जो ग्रास हॉपर या इंसेक्ट हो गए। उसके ऊपर क्या हो गया फ्रॉग हो गया या बर्ड्स हो गए, और उसके ऊपर हो गया ईगल। तो ये क्या कि पॉपुलेशन धीरे धीरे घटती चलेगी। सपोज यहाँ पे 1000 है तो ये क्या हो सकता है कि 100 ही हो सकते हैं, ये क्या हो सकता है 10 हो सकते हैं, और ये क्या हो सकता है 1 हो सकता है। तो ऐसे जो हमारा जो पिरामिड बना जो पिरामिड ऑफ नंबर्स बना वह क्या हुआ बेस उसका बड़ा हुआ और ऊपर तक जाते जाते वो घटता रहा। लेकिन वह इन्वर्टेड हो सकता है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है कि सपोज कि एक ही पेड़ है, एक पेड़ पर क्या कि बहुत सारे हर्बीवोर्स और आपके कार्निवोर्स हो सकते हैं। तो इस पर क्या कि कई सारी चिड़िया होंगी। तो एक पेड़ तो सिंगल हो गया, इस पर हो सकता है कि आपके 100 चिड़िया बैठी हों। अब उस पर क्या हो सकते हैं कि आपके कई सारे पैरासाइट्स हो सकते हैं उसी सिंगल पेड़ के ऊपर। तो हो सकता है 1000 आपके पैरासाइट्स हो गए, और उसके ऊपर क्या हाइपर पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। हो सकता है इनका 10,000 हाइपर पैरासाइट्स हो। तो इसमें क्या है कि आपका जो नंबर है वो क्या हुआ है कि बेस से बढ़ता चला गया। 1 से 100 हुआ, 100 से 1000 हुआ, 1000 से 10,000 हुआ, तो ये बढ़ता हुआ चला गया। तो ये क्या हो गया कि हमारा इन्वर्टेड फॉर्म में आ गया जो हमारा पिरामिड है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको क्या कि
ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स है। तो जो हमारा नंबर्स का पिरामिड हो गया वो क्या हो गया, दोनों तरीके का हो सकता है, पिरामिड के फॉर्म में जिसमें हमारा बेस चौड़ा हो, और इन्वर्टेड पिरामिड के फॉर्म में जिसमें क्या होगा हमारा कि बेस पतला हो। ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद आ गया हमारा सेकंड टाइप का जो पिरामिड हो गया, क्या, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होगा, आपको बायोमास बताया था कि जो टोटल ड्राइड वेट होता है लास्ट लेक्चर में, वही होता है हमारा क्या, बायोमास होता है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म जो भी किसी ट्रॉपिक लेवल में है, और जब उनको कलेक्ट किया जाएगा और ड्राई कर लिया जाएगा तो जो उनका वेट होगा उसी को बोलते हैं हम बायोमास। तो दिस ड्राई वेट मतलब जो बायोमास हो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या अवेलेबल एनर्जी है ऑर्गेनिज्म में, उसको रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा बायोमास का जो आपका पिरामिड हो गया, वो अभी क्या हो सकता है कि आपका इन्वर्टेड पिरामिड के फॉर्म में भी हो सकता है और नॉर्मल पिरामिड के फॉर्म में भी हो सकता है। कि while using this approach can generate a pyramid that illustrate energy flow, but its use can also generate an inverted pyramid। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई एक्वेटिक इकोसिस्टम है जिसमें क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, वो क्या रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और जो जू प्लैंक्टन्स हैं उनके द्वारा उनको खा लिया जा रहा है। देयरफॉर इट वुड बी पॉसिबल टू हैव अ फ्यू हार्बीवोर्स एंड लॉट ऑफ कार्निवोर्स व्हेन ए कलेक्शन इज टेकन। तो इसको अभी आगे हम फिगर के थ्रू भी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा क्या होगा कि जो नॉर्मल आपका किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो पिरामिड है बायोमास का, वो क्या होगा कि नॉर्मल पिरामिड के फॉर्म में हो गया। कि जो प्रोड्यूसर्स होंगे, जैसे जो घास होंगे, इनकी कलेक्टिव जो बायोमास निकालें तो हो गया कितना, 1000 kg हो गया। और इनको जो हर्बीवोर्स जो खा रहे हैं उनका वेट कितना हो सकता है, कलेक्टिवली हो सकता है 100 kg ही हो। अब इनको जो प्राइमरी कार्निवोर जो खा रहे हैं उनको कलेक्टिवली वेट कितना हो सकता है, 10 kg हो सकता है। और इन सभी को जो खा रहा है जो टॉप कार्निवोर्स है, हो सकता है उसका कलेक्टिव वेट कितना, 1 kg ही हो। ठीक, तो जो हमारा जो पिरामिड ऑफ बायोमास होगा किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, वो क्या होगा, नॉर्मल पिरामिड होगा जिसका बेस क्या होगा, आपका चौड़ा होगा। लेकिन वही अगर हम एक एक्वेटिक इकोसिस्टम देखते हैं तो इसमें जो हमारा बेस क्या होगा, छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हो गए, जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए स्मॉल, उनका वेट हो सकता है बहुत कम। उसके बाद जो इनको जो हार्बीवोर्स खा रहे हैं, जो मछलियाँ खा रही हैं या जो जू प्लैंक्टन्स खा रहे हैं, उनको जब हम ड्राई करेंगे तो उनका जो टोटल वेट होगा वो ज़्यादा होगा जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनसे। और इनको जो खा रही हैं, जो बड़ी मछलियाँ खा रही हैं या बाकी जो कार्निवोर्स हैं इस एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जब उनको जब ड्राई करके उनका जो बायोमास निकालेंगे हम, तो उनका जो कलेक्टिव वेट होगा वो इनसे भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो ये जो हमारा पिरामिड बना वो क्या हुआ, इन्वर्टेड पिरामिड के फॉर्म में बना, जिसका बेस क्या होगा, स्मॉल हो गया और ऊपर जाते जाते ये चौड़ा होता चला गया। तो बायोमास और आपका जो नंबर का जो पिरामिड है वो दोनों फॉर्म में हो सकता है, नॉर्मल पिरामिड के फॉर्म में भी और इन्वर्टेड पिरामिड के फॉर्म में भी। ये आप लोग को याद रखना है, कई बार एक क्वेश्चन आपका आता है सेंटेंस के फॉर्म में। इसके बाद जो हमारा थर्ड आपका पिरामिड का फॉर्म हो क्या होता है, आपका एनर्जी फ्लो का पिरामिड होता है। और इसमें क्या होता है कि जो अभी ऊपर प्रॉब्लम आ रही थी ना कि आपकी इन्वर्टेड फॉर्म में भी हो जा रहा था जो पिरामिड्स हैं, तो इसमें आपके इन्वर्टेड फॉर्म का पिरामिड नहीं बनेगा। इसमें सिर्फ आपका अपराइट पिरामिड ही बनेगा, जो कि सिर्फ जिसका बेस आपका चौड़ा होगा और फ्लो आपका एनर्जी का जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपका कम होता चला जाएगा। ये क्या बताता है कि दिस अप्रोच नेसेसिटेट मेजरिंग द कैलोरी वैल्यू। कैलोरी की जो वैल्यू होती है अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी की, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, उसको मेजर करता है। और ये शो करता है कि हाउ एनर्जी इज कंटिन्यूअली डिक्रीजिंग अलॉन्ग द फूड चेन प्रोड्यूसर्स टू द टॉप लेवल कार्निवोर्स। जैसे जैसे हम बेस से जैसे जैसे हम एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो हमारी एनर्जी है कंटिन्यूसली डिक्रीज करती चली जाएगी। आगे इसका हम फिगर देखने से पहले एक देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10% लॉ होता है। अभी आप आगे नहीं तो पूछते कि सर ये जो एनर्जी डिक्रीज हो रही है कैसे डिक्रीज हो रही है। तो इसके लिए जो रेडमंड लिंडमैन थे, उन्होंने 1942 में एक लॉ दिया था, इसको बोलते हैं हम क्या, 10% लॉ। ये याद रखिएगा। ये जो 10% लॉ है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज इंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट, या जो हायर ट्रॉपिकल लेवल होती है। आगे दैट मीन्स जो 90% ऑफ कैप्चर्ड एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट इन प्रीवियस लेवल एंड ओनली 10% इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल। मतलब कि जैसे ही हम एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में एंट्री करते हैं जैसे भी, तो क्या होता है जो हमारे पास जो अवेलेबल एनर्जी होती है वो उसका सिर्फ 10% ऊपर जाता है, बाकी जो 90% एनर्जी है वो क्या हो जाती है,
जो रेस्पिरेशन या बाकी सारी प्रोसेस में क्या होती है, लॉस हो जाती है, तो सिर्फ 10% नेक्स्ट लेवल में जाएगी। ठीक है, इसको हम देखते हैं फिगर के थ्रू। देखिए ये है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होगा कि जो भी सन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अब देखिए जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या एनर्जी जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं 100% प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि जब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, फर्स्ट लेवल में जब एनर्जी गई तो सिर्फ इसकी 10% एनर्जी पहुंची। बाकी जो 90% एनर्जी थी इसकी, वो क्या हो गई कि हीट के फॉर्म में लॉस हो गई, जो भी रेस्पिरेशन या बाकी सारी प्रोसेस हुई। तो अब इससे जो नेक्स्ट लेवल में जाएगी आपकी जो एनर्जी जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, वो भी इसकी सिर्फ 10% ही जाएगी, तो बस आपकी 1% एनर्जी पहुंची। इसके बाद जो इसकी भी 10% एनर्जी जाएगी, सिर्फ 0.1% एनर्जी आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक लेवल है, जिसमें आपके थर्ड या टर्सरी कंज्यूमर्स हैं, उसमें जब पहुंचेगा तब आपके बस 0.1% एनर्जी पहुंचेगी। अब इसके ऊपर भी अगर जा रही है आपकी एनर्जी, तो जो आपके एपेक्स प्रेडेटर वहाँ पे सिर्फ 0.01% एनर्जी पहुंचेगी। तो इस तरीके से जो हमारा एनर्जी का जो पिरामिड होता है उसमें एनर्जी का फ्लो होता है। क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा, बस जो एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट जो टॉपिक लेवल हो रहा है उन सब में सिर्फ हमारा क्या है कि 10% एनर्जी सिर्फ जा रही है और बाकी 90% लॉस हो जा रही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोग को। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा एनर्जी फ्लो है उसके बारे में। जो हमारा सोलर रेडिएशन होता है, जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, वही क्या है आपका बेसिक की तरह वर्क करता है, बेसिक इनपुट ऑफ एनर्जी सोर्स की तरह वर्क करता है किसी भी इकोसिस्टम में। और ये जो सोलर एनर्जी होती है पास करती है कि स्टेप बाय स्टेप एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में, और धीरे धीरे क्या होती है कि एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में एनर्जी के फॉर्म में लॉस होती चली जाती है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें। तो ये जो एनर्जी फ्लो होती है ये दो थर्मोडायनामिक्स के जो लॉ हैं उन पर डिपेंड करती है, उन पर वर्क करती है। पहला लॉ क्या हमारा कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब जो हमारी एनर्जी है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो सिर्फ क्या होती है कि एक जो फॉर्म है उससे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारी जैसे जो सोलर एनर्जी है, यहाँ से सन हो गया, सन से आया जो भी एनर्जी आई वो क्या होगी कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास आई, तो यहाँ से क्या हुआ कि जो हमारा सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में या फूड एनर्जी में। अब ये फूड एनर्जी जब वन टॉपिक लेवल से दूसरे में गई तो क्या हो गया, आपने पढ़ा ना कि कुछ एनर्जी चली गई उनके पास, अब बाकी क्या हो गई जो 90% लॉस हो गई, तो ये लॉस होकर क्या इन्वायरमेंट में वापस चली गई, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, जो रेस्पिरेशन की हम प्रोसेस कर रहे थे। तो मतलब ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ इसका फॉर्म चेंज हुआ है। क्लियर हो गया। अब सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि इट स्टेट्स दैट एज एनर्जी ट्रांसफर्ड मोर एंड मोर ऑफ इट इज वेस्टेड। मतलब जितने अधिक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उतना ही अधिक वेस्टेज होगा। ठीक है, अगर सपोज 10 यूनिट एनर्जी है तो 10 यूनिट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही, तो हमें पता नहीं कि सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो जो हमारा वेस्टेज हुआ कितना हो गया, सिर्फ हमारा 1 यूनिट एनर्जी पहुंची हमारे नेक्स्ट है उसमें। लेकिन इसी की जगह अगर हमारा 100 यूनिट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो इसका भी 10% पहुँचेगा, सिर्फ यहाँ कितना पहुँचा, 10 यूनिट पहुँचा, तो जो हमारा यहाँ पे वेस्टेज था ऊपर कितना था, 9 यूनिट था, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, 90 यूनिट हो गया। तो क्या होगा कि जितनी अधिक एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र होगी उतनी अधिक हमारा वेस्टेज होगा। अगर सपोज यहीं 90 यहाँ पे 1000 होता तो 1000 में सिर्फ आपका क्या होता, 900 यूनिट आपका वेस्ट हो जाता, सिर्फ 100 यूनिट पहुँचता। तो ये क्लियर हो गया कि जितनी अधिक एनर्जी ट्रांसफ़र की जाएगी उतनी अधिक एनर्जी हमारी क्या होगी, लॉस होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो दो और हमारी जो प्रोसेस होती है, एक होती है बायोसिंथेसिस और एक होता है हमारा क्या, बायोडिग्रेडेशन। इसके थ्रू भी जो हमारी एनर्जी होती है उसका ट्रांसफ़र होता है। जो बायोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यू विच रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल या फूड एनर्जी। मतलब कि जो ऑर्गेनिक टिश्यू होती हैं वो फॉर्म करते हैं जो भी हमारे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनमें। और इसमें ऑर्गेनिक टिश्यू कैसे फॉर्म होते हैं, जो हमारा जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल या फूड एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये क्या होती है कि कई मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है जिसमें एंजाइम ऑर्टेलाइज्ड प्रोसेस होती है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है आपका जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल या फूड एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जो बायोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है आपका कि जो सिंपल कंपाउंड होते हैं उनको मॉडिफाई करके कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में बनाते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स
उससे बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है, बायोडिग्रेडेशन। आपको नाम से ही पता चला होगा कि इसमें कोई चीज़ डिग्रेड हो रही है। तो जो ब्रेक डाउन होता है या डिकम्पोजिशन होता है जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स का, जो कि आपका जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनके द्वारा जो किया जाता है, उसमें भी क्या होती है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स या जो फूड या जो केमिकल एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजर्स के द्वारा जब ब्रेक डाउन किया जाता है या डिकम्पोज किया जाता है, तो उससे क्या होती है, आपके जो कुछ न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, कुछ आपके फूड या हीट या एनर्जी रिलीज होती है। जो हमारी एनर्जी फ्लो होती है किसी भी इकोसिस्टम में, वो क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। और ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं होती कि अच्छा फिर से वापस ऐसे चलिए, प्रोसेस होती है जिसमें क्या होती है, कुछ एनर्जी आपकी लॉस हो जा रही है और आपकी कुछ एनर्जी सिर्फ आप आगे बढ़ रही है रीयूज के लिए। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपका। वहीं जब आपका जो ये तो एनर्जी का फ्लो हो गया, जब आपका मैटर का जो फ्लो होता है, तो मैटर आपका क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में जाता है, मैटर फिर से आपका रीयूज हो जाता है। इसके बाद है हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा आपको बताया था। इसमें हम आगे इसके डिटेल्स में भी देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो सर्कुलेशन ऑफ मैटर होता है या जो न्यूट्रिएंट्स होता है किसी भी जो इकोसिस्टम है, उसमें क्या होता है कि सीरीज ऑफ साइक्लिक पाथवेज के थ्रू होता है, जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। मतलब कि अभी हमने पढ़ा ना कि एनर्जी का जो फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट या जो मैटर होता है उसका जो फ्लो होता है क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू होता है। और जो कलेक्टिवली जो ये जो साइक्लिक प्रोसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। और एक जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है उसमें क्या होते हैं कि जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइक्लिंग होती है, किसके थ्रू, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो ओशन होते हैं या जो सेडिमेंट होते हैं, उन सभी के थ्रू किसी भी जो केमिकल एलिमेंट होता है उसकी साइक्लिंग होती है। और ये किसके द्वारा अफेक्ट होती है, जो भी जो जियोलॉजिकल या जो बायोलॉजिकल साइकिल्स होते हैं उनके थ्रू ये अफेक्ट भी होती है। और इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये अलग अलग आपके जो रिजर्वायर्स होते हैं या स्टोरेज यूनिट होती हैं, जैसे इसमें स्टोर हुआ, फिर से इसमें स्टोर हुआ, फिर से इसमें स्टोर हुआ, फिर से वापस इसमें चला गया। ऐसे आपकी जो पूरी जो साइक्लिक प्रोसेस होती है बायोजियोकेमिकल साइकिल वाली, वह कंप्लीट होती है। तो जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती है उसमें अलग अलग एलिमेंट्स की हम स्टडी करते हैं। उसमें आपके कितने टाइप के होते हैं, जनरली एक कार्बन साइकिल होती है, ऑक्सीजन साइकिल होती है, एक हाइड्रोजन या वाटर साइकिल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, और आपकी एक नाइट्रोजन साइकिल होती है। इस तरीके से कैसा जैसे जैसे जो एलिमेंट हो गया वैसे वैसे आपकी साइकिल हो गई। इसके बाद हम देखेंगे हमारी जो कार्बन साइकिल है उसके बारे में। तो कार्बन साइकिल में क्या होता है आपका कि सर्कुलेट विद इन बायोस्फीयर इन 2 साइकिल्स, एक गैसियस फॉर्म में होता है, एक नॉन गैसियस फॉर्म में होता है। तो जो गैसियस साइकिल होती है उसमें क्या होता है कि ये फ्री गैस के फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके फॉर्म में मूव करता रहता है, एंड एज ए गैस डिजॉल्व इन द वाटर ऑफ सी लैंड। तो जो भी ओशन में जो वाटर्स हैं या जो लैंड पे या CO3 माइनस के फॉर्म में डिजॉल्व होता है। ये यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे नहीं होगा ये। और जो नॉन गैसियस या जो सॉलिड साइकिल होती है उसमें कैसे प्रेजेंट होता है, जो कार्बन हमारा बायोमास के फॉर्म में होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं H2O कंपाउंड्स के फॉर्म में, जो भी लिविंग या जो डेड मैटर्स होते हैं उनमें। और क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं, जो हमारे जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैसेज हो गया, उनमें प्रेजेंट होता है। या फिर जो मिनरल कार्बोनेट्स होते हैं या जो कार्बोनेटेड रॉक्स होते हैं, जैसे जो लाइमस्टोन हो गया, कोरल्स हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड हो गया, इन सभी के फॉर्म में जो हमारा कार्बन होता है वो प्रेजेंट होता है। और ये जो कार्बन होता है हमारा, ये हमारे जो बायोटिक वर्ल्ड है उसमें कैसे होता है, जब हमारे जो ऑटोट्रॉप्स या जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेस के थ्रू ये कार्बन जो है हमारे जो बायोटिक वर्ल्ड है उसमें एंट्री करता है। और इसके बाद जो हमारा कार्बन होता है फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, या तो वाटर के थ्रू, या क्या होता है जो रेस्पिरेशन होती है उसमें क्या होती है CO2 निकलती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चला जाता है, या जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तब वो पुनः एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है, या कोई चीज़ जब डिके होती है, डिकम्पोज होती है, तब भी क्या होता है कि CO2 प्रोड्यूस होती है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब, और अगर ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट नहीं है तब क्या होता है, मीथेन प्रोड्यूस होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मीथेन में भी आपका कार्बन का है, और अगर CO2 है तब पर भी, तो इन दोनों प्रोसेस के थ्रू भी वो पुनः आपका एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। और जो हमारा कार्बन होता है वो जो टोटल जो सॉलिड फेज में होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि रिमन स्टोर जैसे होता है वैसे ही स्टोर रहता है।
अभी हमने पढ़ा ना कि 2 फॉर्म में जनरली वो करता है, कार्बन मूव करता है। एक क्या होता है कि गैसियस फॉर्म में, और एक हमारा क्या होता है नॉन गैसियस या सॉलिड फॉर्म में। तो जो सॉलिड फॉर्म में होता है जनरली क्या होता है कि जैसे स्टोर है वैसे ही पड़ा रहता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो प्लांट के साथ एसिमिलेट करती है और जो उनका ओडी टिश्यू होता है उसमें स्टोर रहती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक रिजर्वायर ऑफ कार्बन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक रिजर्वायर ऑफ कार्बन क्या होता है कि जो भी प्लांट्स के जो ओडी टिश्यू होते हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो कार्बन स्टोर होता है उसी को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक रिजर्वायर। जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि सबसे अच्छे कार्बन सिंक की तरह वर्क करते हैं, जो रिजर्वायर होते हैं बायोलॉजिकल कार्बन के। और वहीं जो हमारे बायोटा जो भी सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पुनः एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो जो कार्बन है वो क्या होता है एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाता है एट द सेम रेट एज इट इज़ रिमूव। मतलब जिस रेट से ये एटमॉस्फेयर से पुनः हमारे जो बायोलॉजिकल साइकिल उसमें एंटर कर रहा है उसी सेम रेट से वापस पुनः एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंट ईयर्स में जो कार्बन का जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज करने लगा है, क्योंकि जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं या जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, जो वुड्स हैं, इन सबको काफ़ी ज़्यादा जला रहे हैं या जो फॉसिल फ्यूल्स हम जला रहे हैं उन सभी की वजह से क्या हो गया है कि जो कार्बन साइकिल है उसमें डिसबैलेंस क्रिएट हो गया है। मतलब कि जिस रेट से एटमॉस्फेयर से जो कार्बन हम ले रहे हैं और जिस रेट से एटमॉस्फेयर में पुनः कार्बन जा रहा है उस रेट में प्रॉब्लम आ गई है। हम ज़्यादा कार्बन भेज रहे हैं और ले हम एटमॉस्फेयर से कम रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारा ये जो बैलेंस है वह बिगड़ता चला जा रहा है। अब देखिए इस फिगर के थ्रू हम इसको समझेंगे जो हमारा कार्बन साइकिल है कि ये जो सनलाइट है, सनलाइट से क्या हो रहा है कि आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्रोड्यूसर्स हैं क्या क्रिएट करते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो कार्बन है उसका यूज करके ऑक्सीजन और बाकी सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो हमारा कार्बन है वो कंज्यूमर्स के द्वारा, जो एनिमल्स हो गए, जो भी बायोटिक हो गए, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं कि कार्बन को रिलीज कर रहे हैं पुनः आपका इन्वायरमेंट में। या जो प्लांट है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू कार्बन को रिलीज कर रहे हैं आपके एटमॉस्फेयर में। और जो हम फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं उसके थ्रू भी क्या हो रहा है कि हमारा कार्बन क्या हो रहा है एटमॉस्फेयर में हो रहा है। लेकिन जो इसको जब यूज करने की जो चीज़ें आती हैं तो या तो डिकम्पोजर्स फिर से इसको ले रहे हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। फिर से क्या हो रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल्स हैं या जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनमें आपका कार्बन क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो इस तरीके से टोटल हमारी क्या कि एक साइकिल बनती चली जा रही है। और इसी साइकिल में जो डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन का प्रेजेंस बढ़ता चला जा रहा है और वह डिसबैलेंस होता चला जा रहा है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है आपका जो हमारा कार्बन है जो सॉलिड फॉर्म में है वो क्या एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। क्यों? मेनली ड्यू टू द इंक्रीज्ड बर्निंग ऑफ जो फॉसिल फ्यूल्स हम जला रहे हैं काफ़ी अधिक बहुतायत मात्रा में, उसकी वजह से। और पार्सली थोड़ी बहुत किसकी वजह से, जो रॉक्स की वेदरिंग या जो वोल्केनिक इरेप्शन हो रहे हैं उनकी वजह से भी थोड़ा बहुत जो सेड आपका जो सॉलिड फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है वह भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होता चला जा रहा है। किसी नॉर्मल कार्बन साइकिल में क्या होता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है या जो कार्बन है उसका अपटेक जब उसको ले रहे हैं या उसको रिटर्न कर रहे हैं उस साइकिल में तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। लेकिन ड्यू टू जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वजह से जो अब हमने कार्बन साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया है, जो फॉसिल फ्यूल्स हम जला के या वुड फ्यूल्स हैं उनको जलाकर, या जो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्टों की कटाई कर रहे हैं उनकी वजह से, तो उसकी वजह से क्या हो गया है कि जो हमारा वन है जो कंसंट्रेशन है किसके फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो गई है। और ये क्या कर रही है, इंक्रीज होने के बाद जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको गर्म कर रही है। और जो इसीलिए वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है वह क्रिएट हो रही है। और उसी की वजह से बहुत जगह हमें क्या हो रहा है कि क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि सारे क्लाइमेटिक चेंजेज हो रहे हैं। बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। ऑक्सीजन साइकिल से मतलब क्या होता है हमारा कि जो हमारी ऑक्सीजन है वह एटमॉस्फेयर में, एयर में या बायोस्फीयर में जो प्लांट और एनिमल के थ्रू या जो लिथोस्फीयर है जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें जो मूव करती रहती है उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल।
ऑक्सीजन साइकिल क्या डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि हाउ फ्री ऑक्सीजन इज मेड अवेलेबल इन ईच ऑफ दीज रीजन एज वेल एज हाउ इट इज़ यूज, मतलब कितनी ईजिली जो ऑक्सीजन है वह अवेलेबल है और किस प्रकार से इसका यूज किया जा रहा है। पहली जो ऑक्सीजन साइकिल है, जैसे कार्बन साइकिल है, उसी तरीके से ऑक्सीजन साइकिल में भी इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी 1860 में, उसके बाद से क्या है कि जो वेजिटेशन जो कवर है, मतलब जो हमारे जो फॉरेस्ट हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे घटती चली गई है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीजन साइकिल है उस में भी डिस्टर्बेंस होने लगा है। हम देखिए इस फिगर के थ्रू हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर से क्या होता है, ऑक्सीजन आ रही है, एनिमल्स हो गए चाहे प्लांट हो गए, वो क्या कर रहे हैं कि उसको ब्रीथ करते हैं। उसके बाद जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से लेके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं और ये ऑक्सीजन फिर से आपकी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस तरीके से ये पूरी अपनी साइकिल क्रिएट कर लेती है। इसके बाद है अपना अगला हाइड्रोजन या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन होता है वह H2O या मॉइस्चर ऑफ वाटर के फॉर्म में जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है या बायोस्फीयर होता है उसमें सर्कुलेट करता रहता है। जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है, इवेपोरेशन होता है, पहले आपका पानी यहाँ से भाप बना, या भाप बन के फिर से कंडेंस होता है, कंडेंस होकर आपका क्या होता है, बादल बन जाता है, बादल बनने के बाद क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है। इस बारिश से क्या होता है कि जो वाटर होता है आपका पुनः ज़मीन पर कुछ से चला आता है, कुछ क्या होता है कि ज़मीन के अंदर चला जाता है ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, और कुछ क्या होता है कि नदियों झीलों तालाबों के थ्रू होता हुआ आपका पुनः आपका जो ओशन है उसमें पहुंच जाता है, या जो वाटर बॉडीज हैं उसमें पहुंच जाता है, और फिर से इसका इवेपोरेशन होता है कि एनर्जी की वजह से। तो इस प्रकार से एक प्रॉपर क्या होता है, एक वाटर साइकिल फॉर्म करता है। जो वाटर है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, ये तो आप सभी को पता ही है। तो इसके बाद भी हम देख लेते हैं एक बार कि ये क्या करता है कि इट इज़ एबल टू डिजॉल्व ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेस, जो भी सारे सब्सटेंस मौजूद हैं कि बायोस्फीयर में, उन सभी को वाटर क्या करता है, डिजॉल्व कर लेता है, और ये हीट को भी काफ़ी ज़्यादा स्टोर करता है। इट टेक्स पार्ट इन जो नरिशमेंट होता है ऑर्गेनिजम्स का, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि जो बायोस्फीयर में कई सारे जो एलिमेंट हैं उनके सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। और अगर कोई हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है कि जैसे जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें कमी हो रही है, जो हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा या डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि कंटिन्यूसली जो हमारा वाटर लेवल है वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। तो इससे बहुत सारे हजार्डस इफ़ेक्ट हमको भविष्य में देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट हैं जिनके बारे में तो अभी तक हमें पता भी नहीं है। तो इसलिए इसमें जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है उससे हमें बचना चाहिए, उससे हमें बचाव करना चाहिए और वाटर को बचा कर रखना चाहिए। बाद है हमारी आखिरी क्या है, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, आपका नाइट्रोजन है क्या होता है कि मल्टीपल केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है और सर्कुलेट होता रहता है एटमॉस्फेयर में, टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम में। जो हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, और जो हमारा टेरेस्ट्रियल हो गया, उन सभी में जो नाइट्रोजन है अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होकर सर्कुलेट करता रहता है। और जो नाइट्रोजन का जो कन्वर्जन है ये बहुत जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है और जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं, इन दोनों प्रोसेस के थ्रू हो सकती है। अब देखिए हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक कोई गैस प्रेजेंट है तो कौन सी है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन क्या हुई कि एटमॉस्फेयर से लाइटनिंग के प्रोसेस के बाद हमारे क्या हुई, लिथोस्फीयर में चली आई नाइट्रेट्स के फॉर्म में, या फिर से क्या हो कि इससे डायरेक्ट इंडस्ट्री ने लिया फिर से उसको अमोनिया के फॉर्म में लिथोस्फीयर में कर दिया, या जो हमारे एनिमल्स होते हैं या जो राइस फील्ड होती है उससे अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन है वह रिलीज होता रहता है, और ये फिर से हमारे नाइट्रेट्स के फॉर्म से फिर से एटमॉस्फेयर में पुनः पहुंच जाता है। या कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम यूज करते हैं और उसके बाद पुनः ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट करता रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा इकोसिस्टम में कौन कौन से हमारे ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, या जो हमारी जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है इकोलॉजिकल पिरामिड के थ्रू
साथ ही साथ हमारे जो मैटर्स का फ्लो हो रहा है किसके थ्रू, जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है और अलग अलग बायोजियोकेमिकल साइकिल कैसे कैसे वर्क कर रही हैं। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।